हाँ करो सर, करो। हाँ होगी। हाँ हाँ ठीक सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अगर आवाज़ आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं आप सभी। आप कमेंट कर सकते हैं साथियों, अपन लाइव हैं। अपनी आवाज़ अगर वॉइस क्लियर है, वॉइस अगर क्लियर आ रही हो तो आवाज़ कर सकते हैं साथियों। थोड़ा सा कुछ एक टेक्निकल इश्यूज की वजह से अपनी क्लास थोड़ी सी लेट हो रही। आसवी चौहान, गुड आफ्टरनून आसवी। वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी लाइव सेशन में हमसे जुड़े हैं। जो लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं कृपया इस लाइव सेशन को आप अलग अलग ग्रुप में डालिए। और जहाँ से भी अपने को केवीएस के रिगार्डिंग या अन्य जो भी वैकेंसीज है उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मनीष कुमावत, नमस्ते भैया मनीष। जो भी आपके क्यूरीज होंगे केवीएस से रिलेटेड वो उन सब की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आप स्ट्रीम में जुड़े हैं तो कमेंट करते रहिएगा। कमेंट आप करेंगे तो कमेंट जो हैं वो आपके सारे मुझे दिखाई पड़ेंगे। तो कृपया करके आप अपने कमेंट जो भी आप जानकारी चाहते हैं उसकी अपन बात करेंगे। जैसा कि पूर्व के जो भी पेपर्स हैं केवीएस के रिगार्डिंग उन सब की अपन क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। आप जो भी जहाँ से अपन बात करें दोस्तों केवीएस की, तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संस्थान है। केंद्रीय विद्यालय संस्थान में इस बार जो गोल्डन चांसेज हैं, इस बार जो वैकेंसी आई है वो एक अपने आप में ये समझेगा कि वो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। अभी तक शायद ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इतनी बड़ी वैकेंसी 355, यानी 3555 या 55 इतनी पोस्टें लाइब्रेरियन की हैं। इतनी वैकेंसीज किसकी हैं दोस्तों, लाइब्रेरियन की हैं। और लाइब्रेरियन की इन वैकेंसीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आवाज़ सही है तो मैसेज डाल सकते हैं दोस्तों। जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। कमेंट ना करें तो भी चल जाएगा, वैसी बात नहीं है। आप तो यहाँ देखिएगा, अपन जो जिसकी बात करेंगे दोस्तों आज की इस क्लास में अपन, वो ये ले लीजिए आपकी 355 वैकेंसीज हैं। सर केवीएस में नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस ये पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। देखो इस बार का जो रिटर्न टेस्ट होगा ना वो 180 का होगा। इस बार का जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 180 का होगा। और 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या रहेंगे, यहाँ पर शामिल रहेंगे। और एक पर्सन के लिए एक नंबर यहाँ पर क्या किया गया है, तय किया गया है। यानी एक नंबर जो है वो एक क्वेश्चन के लिए निर्धारित किया गया है। और इसमें टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसके बारे में भी आप देख लेंगे। साथ ही देखो यहाँ पर किस किस के कितने क्वेश्चन आएंगे उन सब का भी यहाँ क्या किया है दोस्तों, जिक्र मेंशन किया हुआ है। तो कितने पर्सन आएंगे वो आप यहाँ से ज़रूर देखेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है वो लैंग्वेज का पार्ट दिया गया है, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का दिया गया है कि इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो है दोस्तों वो 15 क्वेश्चन की रहेगी। तो वहीं जनरल हिंदी में भी कितने क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। यानी यहाँ पर आप एक टारगेट ले लीजिए कि यहाँ पर आप 30 क्वेश्चन जो हैं, 30 का पार्ट है उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। हिंदी में दोस्तों बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं। अभी एनवीएस की आप हिंदी का पेपर देखेंगे तो वो बड़ा एक स्टैंडर्ड का पेपर था। उसमें एक प्रश्न था, अगर आप बताना चाहें तो, जहाँ पर लिखा था पित्राज्ञा, ऐसा कुछ प्रश्न था कि पित्राज्ञा शब्द में उसमें संधि का प्रश्न था। 4 शब्द थे और उसमें पित्राज्ञा के आगे उन्होंने वो व्यंजन संधि ऐसे नाम लिख रखा था। तो पित्राज्ञा में व्यंजन संधि नहीं है, पित्राज्ञा में स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, तो यण स्वर संधि है। ऐसे प्रश्न क्या हो सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि 2-3 प्रश्न सरल भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पर हिंदी का जो पार्ट है उसमें जैसे 15 क्वेश्चन है, तो आप ये ले लीजिएगा उसमें से 5 क्वेश्चन एकदम से स्तरीय रहेंगे, यानी उनका जिनका लेवल बहुत ही कम रहेगा।
स्वर संधि है इसमें मनीष कुमावत, बिल्कुल स्वर संधि है। स्वर संधि में यण स्वर संधि है ना, स्वर संधि का पार्ट है। मैं संधि के मामले में बड़ा होशियार आदमी हूँ वैसे, आपको बता देता हूँ यानी संधि वाला पार्ट जो है ना वो स्वर संधि है। स्वर में से दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यण स्वर और अयादि स्वर, तो उसमें पित्राज्ञा में वो यण संधि है। इसका कैसे मेंशन है उसके आगे हिंदी की क्लासेज अपन आप लोगों के लिए डालेंगे, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आप कमेंट करेंगे तो मुझे दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे स्तरीय प्रश्न जो, अब ऐसा प्रश्न जो है एक ऐसे मान लीजिएगा जो इसका हिंदी से जुड़ाव नहीं है वो नहीं कर सकता, जिसका हिंदी से जुड़ाव नहीं है दोस्तों वो नहीं कर सकता। पहले केवी में एक बार महर्षि पूछा हुआ है, केवी में पूछा गया है महर्षि शब्द, कि महर्षि शब्द में भी कौन सी संधि है, तो 15 क्वेश्चन है। महर्षि में भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। वैसे महर्षि में भी स्वर संधि है, लेकिन स्वर का कौन सा पार्ट है ये आप बताना चाहें तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में क्या है पूछे जा रहे हैं। 15 नंबर का मामला है। आप चाहें तो यहाँ पूरे 15 के 15 सेट कर सकते हैं, पूरे 15 के 15, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है कि वो क्वालिफाई ही करे, मतलब यहाँ पर पूरे मार्क्स उसमें क्या होंगे, जुड़ेंगे। साथ ही देखो यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट, तो जो लैंग्वेज वाला पार्ट है वो 15-15 यानी 30, तो ये प्लस 30 के अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ये 20 क्वेश्चन है। तो दो चीज़ों में बटे हैं, तो जनरल नॉलेज है वो है 10 का, और करंट अफेयर्स जो है दोस्तों वो भी क्या है 10 है, यानी 10-10 नंबरों का जनरल नॉलेज और करंट अवेयरनेस जो है दोस्तों वो पूछा जाएगा। तो ये यहाँ पर दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटीज़ जो है दोस्तों उसके क्वेश्चन आएंगे, वो भी कितने आएंगे 20 आएंगे। उसमें रिलेशनशिप के, कोडिंग और डिकोडिंग, जो कोडिंग वाला जो पार्ट है, कोड में किसी वर्ड के कोड दे दिए या कोई संख्या दे दी वो पूछा जा सकता है। और उसके अलावा दिया हुआ है कंप्यूटर लिटरेसी, वो दी हुई है 10 क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर आप मिलान कर लीजिएगा, जैसे 15 प्लस 20 फिर 20 यानी 15, 20 और 10, ऐसे क्या रहेगा फर्स्ट पार्ट रहेगा। तो ये हो गए 30, 50, 70 और 80, यानी फर्स्ट पार्ट जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 80 रहेंगे, और उनके लिए 80 मार्क्स ही क्या रहे हैं यहाँ पर शामिल किए गए हैं। यानी 80 नंबर मान लीजिए या 80 क्वेश्चन मान लीजिए। यहाँ का स्कोर अगर आपका 50 अगर आप करने में कामयाब हो गए तो ये मान लीजिए आप लाइब्रेरी वाले पेपर में थोड़े कम भी लाएंगे तो भी आप इंटरव्यू तक क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग का पार्ट नहीं है इसमें। रेशियो जरूर आप याद रखिएगा। ये तो है रिटर्न का, यानी W लिखा है मैंने उसके लिए, ये तो है रिटर्न का, और इंटरव्यू का जो है दोस्तों वो है 30%, यानी रिटर्न का वेटेज जो है वो है 70%, और इंटरव्यू का जो वेटेज है वो तो है 30%, और रिटर्न का है दोस्तों वो है 70%। तो 70-30 का क्या है, एक रेशियो है। इस रेशियो में आप देखेंगे कि अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ, रिटर्न का अगर स्कोर अच्छा हुआ दोस्तों, रिटर्न में अगर आप मान लीजिए बहुत अच्छा खींचने में कामयाब होते हैं, 130 प्लस या 140 प्लस अगर आप कर लेते हैं तो इंटरव्यू में काम आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे। लाइब्रेरी वाला पेपर जो है उसके बारे में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। लाइब्रेरी वाले पार्ट में अगर बात करें ना अपन दोस्तों, तो लाइब्रेरी वाला पैटर्न जो है जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर सीधा सीधा वेटेज लिखा हुआ है, वेटेज ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड प्रोफेशनल कंप्यूटेंसी डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू जो भी हेल्ड करवाता है KBS, उसका लिखा हुआ है 70-30। तो 70-30 को आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अपन देखो इसमें बात करेंगे दोस्तों अपने वाले पेपर की, यानी अपने वाला पेपर बोले तो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन, यानी लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है वो उसके अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है दोस्तों वो सिलेबस बड़ा ही यहाँ पर क्या है, रोचक सिलेबस है, ये समझिएगा। रोचक का मतलब ये है दोस्तों यहाँ से कि ये जो सिलेबस है वो अगर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए
ये यहाँ पर बड़ा ही क्या है दोस्तों, एक सार रूप में, या यूँ समझिएगा कि एक अब्स्ट्रैक्ट वाला काम है। कैसे देखो, यानी यहाँ पर जो पहली यूनिट दी हुई है वो क्या है, देखो वो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का फाउंडेशन क्या है। यानी फाउंडेशन बोले तो उसके विकास की प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है वो यहाँ पर बात करिए। देखो पहला तो सोशल इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी को बताया गया है, इसके अलावा इसका हिस्टोरिकल लाइब्रेरी, सोशल एंड हिस्टोरिकल जो फाउंडेशन है वो लाइब्रेरी का बताया गया। लाइब्रेरी कैसे बनी, मेलविन डेवी से शुरुआत करके सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड, सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड से अपन चलते चलते आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो डब्ल्यू ए बोर्डन, और डब्ल्यू ए बोर्डन के बाद आशा जॉन डिकिंसन और डॉक्टर एस आर रंगानाथन। तो ये उसका पार्ट हो जाएगा सोशल एंड हिस्टोरिकल, सोशल एंड हिस्टोरिकल पार्ट जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। साथ ही देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी के प्रकार, एकेडमिक क्या है, पब्लिक क्या है, स्पेशल क्या है। अपन चाहें तो दोस्तों इसकी एक मैराथन क्लास भी अपन क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसा कि मैराथन क्लास का स्वरूप देखना चाहें दोस्तों तो आप वहाँ पर फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर लाइब्रेरियन ऐप पर आपको क्या मिल सकती है, इसके बारे में और जानकारियां हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी एक मिनिमम फीस जो है वो यहाँ पर क्या की गई है, शामिल की गई है। फिर भी अगर आप कोई अभावग्रस्त हैं, अभावग्रस्त का मतलब आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आप भाटी सर का नंबर वहाँ पर दिया हुआ है, उनसे आप बात कर सकते हैं फीस के रिगार्डिंग, कि बिना पैसे के अभाव में आप पढ़ नहीं पाए ऐसा कतई संभव नहीं है। पैसा नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सर से बात कर सकते हैं। साथ ही देखो यहाँ पर बात करें दोस्तों, अपन यहाँ पर यूनिट वाइज जो बातें शामिल की गई हैं वो सारी की सारी अपन चाहे पूरे सिलेबस की अपन एक 10 घंटे की क्लास बना सकते हैं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर रोल ऑफ यूजीसी है, यानी पहले टाइप्स हैं लाइब्रेरी के, फिर यूजीसी का रोल, उसके बाद में रोल ऑफ लाइब्रेरी फॉर्मल एंड अनफॉर्मल एजुकेशन, और वो भी कहाँ की भाई, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र, कोल्हापुर महाराष्ट्र। दोस्तों कोल्हापुर भी विशिष्ट है, आप अगर जानते हैं तो कोल्हापुर भारत का, यानी गुलाम भारत का बोले तो परतंत्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था उस समय जहां पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है, सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है वो क्या कर दिया गया था भाई, सर्वप्रथम गुलाम भारत में, यानी अपन अंग्रेजों के गुलाम थे ना, उन गुलाम भारत में यहाँ पर क्या कर दिया गया था, यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है वो लागू कर दिया गया था। आप अगर जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अभी एनवीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ऐसा ही एक प्रश्न था जो अपन ने देखा नहीं था। प्रश्न था कि एंड्रयूज लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, ऐसा प्रश्न था। एंड्रयूज लाइब्रेरी जो है वो कहाँ स्थित है, ऐसा प्रश्न था। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके टच में नहीं है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन पे तो मिलेंगी। साथ ही साथ अपनी जो लाइव क्लासेज होंगी कुछ एक जो यूट्यूब पे अपन डालेंगे, वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एप्लीकेशन में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 10 से 12 लगातार लाइव क्लासेज होती हैं, और लाइव का मतलब आप वहाँ से अपने डाउट्स जो हैं दोस्तों वो सारे के सारे आप क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके अलावा नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है यहाँ पर, उसके बाद में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, इम्प्लीकेशंस ऑफ 5 लॉज इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, कैसे जोड़ते हैं लाइब्रेरी साइंस में वो है। छोटी छोटी चीज़ों की अगर अपन बात करें दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस सिलेबस में क्या की गई हैं, शामिल की गई हैं। अगर आप इस सिलेबस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सिलेबस जो है वो ये मान लीजिएगा कि लाइब्रेरी साइंस को पढ़ने के बिहाफ से ये एक इम्पोर्टेंट सिलेबस है। और अगर ये आपने ढंग से पढ़ लिया है ना, इसकी अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली तो आप यूजीसी नेट तक के एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। देखो इसमें जहां लिखा है एक तो लाइब्रेरी कोऑपरेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड द लाइब्रेरी नेटवर्क,
साथ में देखो जिस जिस यूनिट में बढ़ेंगे, लॉज रिलेटिंग टू लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, साथ में लेजिस्लेशन है, उनकी आवश्यकता क्यों है यानी नीड क्यों है, साथ में महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट है, और डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट है। देखो कहीं से प्रश्न आए या नहीं आए, डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट से बहुत बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि डिलीवरी बुक ऑफ एक्ट कब बनता है, तो ये 1954 में बनता है। इसमें कोई संशोधन किया गया क्या, पत्र पत्रिकाओं को कब शामिल किया गया, ऐसी बहुत सारी चीजें इस सिलेबस में क्या है, शामिल हैं। तो आप इस सिलेबस को देखना चाहते हैं तो इस सिलेबस में बहुत सी चीजें हैं। ये अगर आपने पढ़ लिया, ये सिलेबस अगर आपने पढ़ लिया दोस्तों, तो आप ये मानिएगा कि लाइब्रेरी साइंस का जो भी मेथड है, लाइब्रेरी साइंस के जो भी पार्ट हैं, वो सारे पार्ट जो हैं दोस्तों वो आप क्या कर लेंगे, इसके टच में आप आ जाएंगे और इनको आप आराम से क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। यानी करने का मतलब लाइब्रेरी का एक बड़ा ही सारगर्भित पार्ट जो है, जैसे फीड है, इफ्ला है, एलए है, ILA है, ALA है, आईस्लिक है, ये सारे इसमें हैं। यानी ये जो आप तैयारी करेंगे तो ये तैयारी आपको UGC नेट तक में क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी। RRLF है, यूनेस्को है, फिर पब्लिक लाइब्रेरी और एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों। दूसरा इसका पार्ट जो है, दूसरी जो यूनिट है वो है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रवल है। अब रिट्रवल में देखो सबसे पहले है नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान जगत, ज्ञान जगत की संरचना, एट्रीब्यूट्स हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट बोले तो विषय के प्रकार, विषय भी जो 3 प्रकार का विषय है वो यहाँ पर है। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, यानी कहने का मतलब ये जो सिलेबस है ये बड़ा ही सारगर्भित सिलेबस है। इस सारगर्भित सिलेबस में वो छोटी छोटी सारी चीज़ें शामिल की गई हैं जिनको पढ़कर आप लाइब्रेरी साइंस में एक अच्छा मुकाम जो है दोस्तों वो आप क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसकी जो थर्ड जो यूनिट है वो पूरी की पूरी कंप्यूटर बेस्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी IT का पार्ट है। और ये IT का पार्ट देखो, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT क्या होती है, उसकी डेफिनेशन बोले तो परिभाषा, उसके बाद में उसकी नीड, उसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, फिर कंप्यूटर का बेसिक पार्ट है, हार्डवेयर है, हार्डवेयर के से पहले इसमें शामिल किया गया है। सर लाइब्रेरियन फाइनल कट ऑफ OBC की, लाइब्रेरियन फाइनल कट ऑफ OBC जो रही है वर्तमान में, जो फिलहाल जो है ना, उसका आप ले लीजिए 8 से 10 नंबर बढ़ जाएगी। वो 8 से 10 नंबर फाइनल कट ऑफ है, वो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। यानी 1 गुना का जो रिजल्ट है ना वो 8 से 10 नंबर बढ़ेगा भैया, 8 से 10 से ज़्यादा किसी कंडीशन में नहीं बढ़ेगा। हाँ अगर कैटेगरी में स्टूडेंट कम सेलेक्ट हुए तो वो और भी क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। साथ में देखो यहाँ कंप्यूटर का है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, ओवरव्यू ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स का पार्ट है, जनरेशन है कंप्यूटर की, इसके अलावा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो इस पार्ट में, कंप्यूटर का एक बड़ा पार्ट यहाँ पर शामिल है। और बड़ा पार्ट जो है उसको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ यहाँ पर लाइब्रेरियन बनने के लिए, KVS का लाइब्रेरियन बनने के लिए उसको अच्छा खासा कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है। हालांकि क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें कंप्यूटर की कोई क्वालिफिकेशन वहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, यानी कंप्यूटर का कोई ऐसा सीन नहीं है उसमें कि उसमें लिखा हो कंप्यूटर में कि इतने सारी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। नमस्ते सर, नमस्ते भैया अनिल, बहुत देखो जो भी आप हमसे जुड़ते हैं, जो भी साथी जुड़े हैं, आप कमेंट डालिए, कमेंट डालेंगे तो आपके बारे में हम भी जान पाएंगे। आपकी जो भी क्यूरीज होंगे वो सारी की सारी अपन यहाँ मेंशन करेंगे। हालांकि DSSB में कंप्यूटर के लिए आपके पास में 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। 1 ईयर का डिप्लोमा जो भी होता है, जो भी PGDCA है या ADCA, DCA या O लेवल जो भी आपके पास हैं वो आपके पास में होना चाहिए। तो वो यहाँ भी बात करेंगे दोस्तों, यहाँ भी कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें MS DOS से शुरू करता है, तो DOS के बाद में विंडोज़ है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है, विंडोज़ NT, सारे वर्जन आपको पढ़ने पड़ेंगे। यानी कंप्यूटर का एक बड़ा पार्ट जो है वो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पैकेज है, वो यहाँ शामिल किया गया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन वर्क है। हाउस कीपिंग सर्विसेज क्या होती हैं, एक आदमी सुबह उठकर शाम को तक कौन कौन से काम करता है, आप ये ले लीजिएगा, उसको हाउस कीपिंग वर्क कहते हैं। लाइब्रेरी सुबह उठकर शाम को तक क्या क्या करती है, उसको ही क्या कहते हैं भाई, हाउस कीपिंग कहते हैं। तो हाउस कीपिंग का पार्ट इसमें एक बड़ा पार्ट है। साथ ही 4th यूनिट जो दी है दोस्तों, इसमें वो मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट होता क्या है, प्रबंधन होता क्या है,
उसका कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, परिभाषा और उसका क्षेत्र, ये यहाँ पर क्या रहेंगे, शामिल रहेंगे। साथ ही देखो बात करें दोस्तों तो मैनेजमेंट स्टाइलिश एंड उसके अप्रोचेज, मैनेजमेंट के स्कूल के थॉट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रिसोर्स का मोबाइलाइजेशन जो है उसके बारे में है। बजट के टेक्निक्स हैं, बजट टेक्निक्स में देखो पीपीबीएस है, जीरो बेस यानी जेडबीबी है, और जेडबीबी के बाद में बजट को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, कोस्टिंग इफेक्टनेस क्या होता है वो भी यहाँ शामिल किया गया है। तो इस सिलेबस को अगर आप बड़े ढंग से पढ़ते हैं तो आप ये ले लीजिएगा कि आप आराम से यहाँ पर जो है दोस्तों आप कई चीज़ों की तैयारी एक साथ करने में कामयाब है। पर्ट को दिया गया है, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक दी गई है। साथ ही बात करें तो यहाँ पर और SWOT को दिया गया है, SWOT स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या होते हैं ये शामिल है। TQM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। करने का मतलब है एक ऐसा सिलेबस है दोस्तों जो लाइब्रेरी साइंस में आप अगर नए हैं और आप इसको जीरो से लेकर एंड तक अगर पढ़ना चाहते हैं इसको, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपके पास में एक बड़ा ही सारगर्भित और चाहे किसी भी स्टेट में, कपिल कुमार, राम राम सर जी, राम राम भैया कपिल, यानी ये मान लीजिएगा कि आप किसी भी स्टेट की लाइब्रेरियन की तैयारी करते हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कोई वो दिल्ली डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सब में आप क्या हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। इसमें देखो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, रेफरेंस सर्विसेज क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, इंफॉर्मेशन प्रिंट और नॉन प्रिंट, उन सब के बारे में भी क्या है दोस्तों डिटेल से यहाँ पर बताया गया है, सिलेबस में शामिल किया गया है। यूँ मान लीजिएगा कि सारी की सारी जो यूनिट है ना, वो सारी की सारी यूनिट ये ले लीजिए कि वो पूरी की पूरी जो है दोस्तों ये एकदम से लाइब्रेरी बेस्ड हैं, और यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। केवीएस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो केवीएस का एग्ज़ाम जो है वो मार्च के पहले नहीं होगा, तो आपके पास में लगभग 3 से 4 महीने आपको मिल जाएंगे। अप्रैल में होने के चांसेस रहेंगे, और जितनी बड़ी वैकेंसी है उतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं रही है। तो आप ये समझिएगा कि आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आप यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर सकते हैं। रिकॉर्ड का एनालिसिस मेथड क्या होता है वो सब है, इंफॉर्मेशन यूजर्स क्या है, इंफॉर्मेशन की आवश्यकता क्या है। जैसे देखो 2-3 लाइब्रेरी में कोई बड़ा पार्ट नहीं है, आप इसको यूँ ले लीजिए कि लाइब्रेरी जो है इसमें कुछ चीज़ें तो कॉमन ही है। जैसे यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप एग्ज़ाम में पाइएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में आप पाएंगे क्या पाएंगे, देखो वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। यानी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो एक है, पहला तो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, पहला तो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी। दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा है वो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। वो है क्या भाई, वो है इंफॉर्मेशन लिटरेसी। वो है क्या, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। और बात करें दोस्तों तो एक है इंफॉर्मेशन रिट्रवल, एक है वो क्या है भाई, वो है इंफॉर्मेशन रिट्रवल यानी सूचना पुनर्प्राप्ति, इंफॉर्मेशन रिट्रवल। और एक और बात करें दोस्तों तो वो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। वो है क्या भाई, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। ऐसे ये क्या है दोस्तों, 4 हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिएगा, ये इनमें से एक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इनमें से एक जो है वो हर एग्ज़ाम में पूछा गया है कि इनका जनक कौन है। ये जो जहाँ लिखा रहेगा क्या दोस्तों, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, वहाँ तो आप याद लिख लीजिएगा जे मार्टिन, वहाँ तो आप याद रख लीजिएगा जे मार्टिन। जहाँ पर इंफॉर्मेशन लिटरेसी लिखा रहेगा वहाँ लिख लीजिएगा पाल जी जरकोवस्की, वहाँ लिख लीजिएगा पाल जी जरकोवस्की। यानी एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पक्का आ जाएगा। ये दोनों प्रश्न है ऊपर वाले, पाल जी जरकोवस्की और जे मार्टिन, ये दोनों प्रश्न अभी एनवीएस में पूछे गए हैं दोस्तों। ये दोनों क्या है, एनवीएस में पूछे गए हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को जानते हैं, कोलविन मूर्स किसके साथ जुड़ा हुआ है और बिजमेन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप जब भी वीडियो देखें, वीडियो देखते समय आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि कोलविन मूर्स तो किसके साथ जुड़ा हुआ है, और कोलविन मूर्स के अलावा ये जो दूसरा अपन ने बात किया था बिजमेन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ कोई बड़ी बला नहीं है। देखो यहाँ 2-3 चीज़ें आप जैसे एक एग्जाम में प्रश्न आए हैं, देखो पहला सब तो है इन्फॉर्मेट्रिक्स, एक तो है इन्फॉर्मेटिक, एक तो है इन्फॉर्मेटिक, एक हो गया है, आप गिन लेना 5 लिखूंगा लगभग। दूसरा बात करें
तो दूसरा जो है दोस्तों वो है इन्फॉर्मेट्रिक्स, वो है क्या भाई, इन्फॉर्मेट्रिक्स। ठीक है, तीसरे की बात करें दोस्तों तो तीसरा जो है वो है बिब्लियोग्राफी। तीसरा जो है वो है क्या भाई, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी। और चौथा जो है दोस्तों वो है क्या, बिब्लियोमेट्रिक्स, वो है क्या, चौथा जो है दोस्तों वो है क्या, बिब्लियोमेट्रिक्स। वो क्या है भाई, बिब्लियोमेट्रिक्स, बिब्लियोग्राफी और ये है बिब्लियोमेट्रिक्स। चार। और पांचवे की बात करें दोस्तों तो ये है लिब्रामेट्रिक्स, लिब्रामेट्री, लिब्रामेट्री, या फिर इसका दूसरा नाम याद रखो तो सोशियोमेट्री। तो क्या है भाई, सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्री। पांच हैं और पांच में से एक पक्का प्रश्न आ जाएगा। इन्फॉर्मेटिक का तो आप याद रख लीजिएगा, मिखाइलो, ये ग्रेड 3 में पहले आया हुआ है, मिखाइलो, मिखाइलो। और इस इन्फॉर्मेट्रिक्स की बात करें तो वो है दोस्तों ओटोनेक, वो है कौन है, वो है ओटोनेक, वो है कौन भाई, ओटोनेक। अब ओटोनेक का प्रश्न नेट में पूछा गया है कि इन्फॉर्मेट्रिक्स को कौन सा पुस्तकालय संघ जो है वो इसको बढ़ाने का काम करता है, आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी में बात करें दोस्तों कोनार्ड गेसनर, कौन भाई, कोनार्ड गेसनर या कोनार्ड जेसनर, बात क्या है दोस्तों एक ही है, तो वो आप याद रख सकते हैं। वहीं बिब्लियोमेट्रिक्स की बात करें तो बिब्लियोमेट्रिक्स में नाम आ जाएगा एलन प्रिचार्ड का, बिब्लियोमेट्रिक्स में नाम आ जाएगा किसका भाई, एलन प्रिचार्ड का। और यहाँ जो लिब्रामेट्री है वहाँ आ जाएंगे कौन भाई, डॉक्टर SR रंगनाथन जो है वो यहाँ शामिल हो जाएंगे। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो एक होता है ये सब बातें लिखी लिखाई बोर्ड पे आए, लिखी लिखाई आए, मैं पढ़ दूंगा इनको कि इन्फॉर्मेट्रिक्स का मिखाइलो है, इन्फॉर्मेट्रिक्स में ओटोनेक है, इन्फॉर्मेटिक में मिखाइलो है, इन्फॉर्मेट्रिक्स में ओटोनेक है, बिब्लियोग्राफी में कोनार्ड गेसनर है। एक यहाँ पुस्तक है स्टैटिकल बिब्लियोग्राफी, तो एक तो वो बोर्ड पे लिखा रहेगा तो मैं पढ़ूंगा, और एक वो जो मेरे दिमाग में मैं उससे मैं छापूंगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ गुरुजी को इतना कुछ याद है। तो याद रहने वाला मेथड जो है वो हर किसी के पास में नहीं होता है। देखो इनकी आप इनकी PPT बनाओ, जैसा ये सिलेबस जो बोर्ड पे था उसको जैसे मैंने पढ़ा वैसे बहुत सी चीज़ें अपन यहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ अपने दिमाग में होना चाहिए कि बिब्लियोमेट्रिक्स एलन प्रिचार्ड ने बनाया। तो वहीं बिब्लियोमेट्रिक शब्द की अवधारणा देने वाला एक बड़ा सा नाम है, ऐसे जेकब लुइस CD चार्ल्स जो नाम पूरा सा दिया हुआ है, उसका पूरा नाम क्या है मैंने आगे पीछे करके बोला है। तो कहने का मतलब वो छपे छपाए हैं, तो छपे छपाए को तो आप भी पढ़ सकते हैं। हाँ वो तब होंगे जब आपके खुद के क्या होंगे, दिमाग में होंगे। ऐसा लिखा अपने लिब्रामेट्रिक, सोशियोमेट्री दोनों इक्विवेलेंट है। गणना मिति या ग्रंथ मिति या ग्रंथ मापन, ये इनके सब के नाम हैं। और यहाँ पर डॉक्टर SR रंगनाथन का नाम आएगा, वो भी कौन से सन में आएगा, तो 1948 में आएगा। ऐसा आपके खुद के दिमाग में से होना चाहिए। तो अपन देखो कहते हैं ना कि वो एक बड़ी वो बला नहीं है कि वो आजकल एक मेथड चला हुआ है कि वो कि ये चीज़ें ज़्यादा सारगर्भित होती हैं, पूरा कंटेंट जो है वो आपको PDF में मिल जाएगा। PDF का कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए। हालांकि कहते हैं ना कि सारी चीज़ें एक साथ करनी पड़ती हैं, तो जैसा ज़माने के साथ जो होता है वो चलना पड़ता है। तो PDF आपको वहाँ पर फ्यूचर लाइब्रेरी ऐप में भी अवेलेबल हो जाएंगी। बिजमेन टू इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, शाबाश भाई, बिजमेन जो है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का है, मतलब जनक है। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल का और बता दीजिएगा सर, ये सिलेबस कितने मंथ में कवर हो सकता है। ये सिलेबस जो है वो कंप्लीट आप ये मानिएगा अगर हमारे साथ लाइव सेशन में आप जुड़ते हैं तो 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। रिट्रीवल में कॉल्विन मूर्स आएगा, शाबाश भाई मनीष के दोनों ही जवाब सही हैं कि कॉल्विन मूर्स आ जाएगा रिट्रीवल में, यानी सूचना पुनर्प्राप्ति में। और सूचना जो स्थानांतरण है उसमें कौन आ जाएगा, बिजमेन आ जाएगा। इनके सन भी तलाश करना मनीष, ये सन अगर तुम तलाश करने में कामयाब हो गए तो 4 में से 2 हर एग्जाम में आ रहे हैं। किसी भी चीज़ का पेपर उठा के देख लेना, एक UGC नेट का 2021 का पेपर है या 20 का, मेरे को कंफर्म तो पता नहीं है, उसमें इन ये चारों हैं, उन 4 में से 3 प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। तो 3 प्रश्नों का आना भी अपने आप में बड़ी बात है। आप सब सृष्टि सपना है, आप 2 से 2.5 महीने में हमारे साथ जुड़ती हैं तो कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। और ये मानिएगा कि लाइव सेशन मिलेगा जहाँ भी आपको जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो उनका यहाँ समाधान होगा। मेरे साथ में आपको भाटी सर की क्लास मिलेगी। अब आपको करने को बहुत सारी बातें आएंगी। फिलहाल PhD इनरोल्ड हैं और यूँ समझिएगा कि सेलेक्ट भी हैं 2-3 जगह, लेकिन कहाँ जो आगे जो सीन होगा उसमें तो समय ही बता पाएगा। होता ना ऐसे कि आप पढ़ें उनसे ही जो सेलेक्ट है, फलान है, डिकन है, तो सिलेक्शन लाइब्रेरियन ग्रेड 3 राजस्थान में ही नहीं होता है। सिलेक्शन दोस्तों DSSB में भी होते हैं, सिलेक्शन जो है वो DSSB में भी होते हैं, साथ में KVS में भी होते हैं,
या अन्य जो भी एग्ज़ाम है, अन्य जो भी एग्ज़ाम जैसे एनवीएस है वहाँ भी सिलेक्शन है। यूनिवर्सिटी लेवल में आप जहाँ भी जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी बहुत सारा स्कोप जो है वो एज ए लाइब्रेरियन आपके लिए क्या रहता है, अवेलेबल रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप लगातार जुड़े और लगातार अपने जो बोलते हैं ना एवरेज जो आपकी परफॉर्मेंस है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लगातार अच्छा स्कोर करते हैं, लगातार अपने आप को कंपटीशन के अकॉर्डिंग बना के रखते हैं, तो एक टाइम आएगा, उस टाइम आप भी एक अच्छा और बड़ा ही प्रयास जो है वो आप कर पाएंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है कि आप लगातार जुड़िए, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी वहाँ पर हम आपको अवेलेबल मिलेंगे, और जो भी आपकी क्यूरीज होंगे वो आप हमें कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोर्स कवर जो है वो जैसा मैंने कहा मेरी क्लासेज हैं, साथ में भाटी सर की क्लासेज हैं। खूब सारे टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज जो है वो आपको कोर्स के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, और पीडीएफ कंटेंट आपको अवेलेबल है। यानी एक अच्छा और एक ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अवेलेबल होना चाहिए वो आपके लिए यहाँ पर तैयार मिलेगा। तो आज की क्लासेज में दोस्तों अपन इतनी बात करेंगे। आज का जो लाइव सेशन है वो अपन यहीं एंड करेंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हमारा लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं। इसको लाइव सेशन को आप अन्य जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या अन्य कोई टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई और क्वेरीज हो तो वो आप हमसे जानना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर हमसे बातचीत कर सकते हैं। कमेंट डालेंगे, सभी कमेंट्स के जवाब मिलेंगे आपको। जो भी बातें होंगी उन सब के आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, रिप्लाईज मिलेंगे। तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए और अपने दुश्मनों को जलाते रहिए दोस्तों। शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।